हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस के माध्यम से हम लोगों ने ज्योग्राफी के कई टॉपिक्स पूरे किए हैं और हम लोग जो है कुछ एक टॉपिक्स जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड और है जिनमें आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे आप लोग। एटलस साथ में रख के पढ़ेंगे आप लोग, ये चीज इंश्योर कर लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी ये रिवीजन मोड में हम लोग जो चीजें कर रहे हैं वो रिवाइज करने के लिए ठीक है, क्योंकि एक जगह पे कंसोलिडेट करके काफी सारा मटेरियल मिल रहा है। बट फिर भी वो चीज करनी वो पढ़ना है, एक बार एनसीईआरटी को 11th वालों को रिवाइज कर लेना है जरूर से, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसी कड़ी में बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। तो चलिएगा, एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर है क्या? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये चारों तरफ बना रहता है। वायुमंडल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, नो प्रॉब्लम, ये तो पता ही है हम लोगों को। वायुमंडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो क्या क्या है वायुमंडल में? तो मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल में गैसेस है, गैसेस के अलावा वाटर वेपर है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, गैसेस आपकी अलग अलग गैसेस है, जैसे आप N2 है, CO2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर आपकी आर्गन है, उसके बाद आपकी CO2 है। तो गैसेस का आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो 78.05 के आसपास जो है, या 78.08 के पास जो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% लोग याद रखते हैं। ऑक्सीजन जो है 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, बट अप्रोक्सीमेटली 21% रखते हैं। तीसरे नंबर पे जब आपसे पूछते हैं कि कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में तीसरे नंबर पे पाई जाती है वायुमंडल में, तब आप अक्सर क्या कहते हो? CO2। बट CO2 फोर्थ नंबर पे है, आर्गन थर्ड नंबर पे है। आर्गन 0.93 है, 0.93% जो है वो आर्गन पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी CO2 है वो आपकी लगभग 0 पॉइंट, हम लोग कह सकते हैं कि 0.04% या 0.033% जो है वो आपकी CO2 पाई जाती है। तो ये आइडिया होना चाहिए आपको बेसिक सा, कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2। ठीक है, तो CO2 क्या होती है? आपकी ग्रीन हाउस गैस भी होती है, जैसे कि CFC है, उसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेज है ये भी। सो वाटर वेपर आपको पता है, जल वाष्प जो होता है। धूल के कण जैसे कि एरोसोल्स हो गए, फाइन पार्टिकल, पोलन सूट, ये सब जो है आपके डस्ट पार्टिकल, धूल कण होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इन सब का रोल है वायुमंडल में, ऐसा नहीं कि यूं ही है। अगर वाटर वेपर नहीं होंगे तो भी दिक्कत है, अगर धूल के कण नहीं होंगे तो भी दिक्कत है। रोल क्या है वो आप आगे आगे समझते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन इन सब का महत्व है। तो अभी से आपने देखा गैसेस कौन कौन सी पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए था कौन कौन सी गैसेस। मेजर जो है वो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO आपकी आर्गन, और उसके बाद में CO2 है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है वायुमंडल की लेयर। संरचना जो है वायुमंडल की, ये आपको पता होना चाहिए। संरचना जो है, मैं कहता हूं कि बच्चे को हमेशा याद रहनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है, यहां पर आपकी टेम्परेचर दिखा रखा है और यहां पर हाइट दिखा रखी है। तो दिस साइड इज द पोल, सॉरी दिस साइड इज द योर इक्वेटर। इधर की तरफ इक्वेटर मान लो, इधर की तरफ पोल मान लो, इस साइड में पोल मान लो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो है आपका, इसका जो है हाइट इस प्रकार से कम होती जाएगी। एक तरह से हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इसको, पोल्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहली लेयर जो होती है, जैसे हम एटमॉस्फेयर के, जो अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ का सरफेस सपोज करो दिस इज द अर्थ। तो अर्थ का सरफेस जो है उसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है ये एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर की जो है अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है। इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, इनके अलग अलग नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से लेयर्स है। तो हमने जो है यहां से उठा के और ऊपर पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फियर हो गया, उसके बाद जो आपका क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, उसके बाद मीजोस्फियर हो गया, फिर आइनोस्फियर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके इनको पढ़ रहे हैं। तो ये अर्थ के सरफेस, सूर्य के आपकी पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की तरफ की बात है ये पूरी की पूरी, राइट। तो अब यहां पर आप लोगों को क्या देखना है कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, इनमें सबसे पहले आपकी जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। इसको बोलते हैं अक्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर जो है, अक्षोभ मंडल जो है, उसकी आपकी जो हाइट होती है वो पृथ्वी के सरफेस से लगभग लगभग, ये मान के चलिए आप, ऑन एन एवरेज 13 से 14 किलोमीटर हाइट होती है। एवरेज जो है 13 से 14 किलोमीटर होती है। लेकिन लेकिन
ध्रुवों पर जो है, पोल्स पर उसकी हाइट जो है वो लगभग कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है मैक्सिमम। लेकिन जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, वहां पर उसकी हाइट कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। आप कहोगे कि सर इधर इतनी ज्यादा क्यों और इधर पोल्स की तरफ कम क्यों? देखो, इक्वेटर पे गर्म होती है हवा, ऊंचाई तक जा सकती है, लेकिन पोल्स पे जो है वो हवाएं ठंडी होती है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है पोल्स पे जो है वो आपका अक्षोभ मंडल यानी आपका ट्रोपोस्फियर, उसकी हाइट कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है, और इधर की तरफ 18 किलोमीटर होती है। लेकिन एवरेज अगर आपसे पूछ ले तो 13 से 14 किलोमीटर माना जाता है। इसके बाद फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ये जो है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज योर स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है पूरा का पूरा। स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो पृथ्वी पर जो आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वो आपकी ओजोन लेयर जो है ये आपकी कहां पाई जाती है, 20 से 40 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल और ट्रोपोस्फियर यानी अक्षोभ मंडल के बीच में जो ये लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। यानी एक चीज पोज हो रही है, दूसरी शुरू हो रही है। ट्रोपोपोज यानी अक्षोभ सीमा। ठीक है, ट्रोपोपोज कौन सी है, दिस लाइन इज ट्रोपोपोज। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर लगा दी, क्योंकि इधर की तरफ हाइट 8 किलोमीटर है, ठीक है, और इधर की तरफ 18 है, तो ये आपकी ट्रोपोपोज है। उसके बाद ये स्ट्रेटोपोज। ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोपोज के बीच में जो है यहाँ पर ही आपकी ओजोन, और ये आपकी स्ट्रेटोपोज हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर ये है। उसके बाद फिर आपका आता है मीजोस्फियर, मध्य मंडल मीजोस्फियर आता है। ठीक है, मीजोस्फियर के ऊपर फिर क्या है, फिर आपका जो है आपका एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीजोस्फियर के ऊपर आपका थर्मोस्फियर है, जिसमें आयन मंडल भी आ जाता है, आइनोस्फियर भी आ जाता है, और उसके बाद फिर एक्सोस्फियर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 से 18 किलोमीटर तक अक्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर, 50 से 80 किलोमीटर तक फिर आपका मीजोस्फियर, 80 से 400 किलोमीटर लिखा होता है जनरली आपका, या कई बुक्स में 640 किलोमीटर लिखा होगा, ये आपका आइनोस्फियर का वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्सोस्फियर है। एक्सोस्फियर मतलब बाह्य मंडल हो गया। इस प्रकार से डिवाइडेड, एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। टेम्परेचर जो है अगर आप लोग देखोगे तो पहली लेयर में, जब आप पहली लेयर में आओगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, आप लोग ये टेम्परेचर की लाइन जो है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। जब आप पहली लेयर में हो, पहली लेयर में हो तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, ऊपर जाओगे, तो आपका तापमान क्या होगा, कम हो रहा है। जैसे कि ये तापमान देख रहे हो आप लोग का घटता जा रहा है, और यहाँ पर आते आते 18 किलोमीटर पर आते आते ये -80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में जब ओजोन लेयर है तो यहाँ पर फिर से गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ के जो है यहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री या जो आपका -10 डिग्री तक चला जाता है। उसके बाद फिर जो है मीजोस्फियर में आते आते टेम्परेचर फिर से माइनस होता है, और यहाँ पर जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उसके बाद फिर आइनोस्फेयर आता है, तो वहां पर आयन्स है, उसका कारण फिर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर बढ़ता ही चला जाता है। तो टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कौन सी लेयर में घटता है, कौन सी में बढ़ता है, ये बात आपको अच्छे ढंग से पता होनी ही चाहिए। राइट, टेम्परेचर कौन सी लेयर में बढ़ता है, कौन सी में घटता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पहली में घट रहा है, दूसरी में बढ़ रहा है, तीसरी में टेम्परेचर घट रहा है, चौथी में फिर बढ़ रहा है, और फिर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलो एक एक करके देखेंगे इनको, हम लोग सारी बातों को करेंगे। तो सबसे पहले आपका अक्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर आ गया। इसमें क्या बात है, तो ट्रोपोस्फियर में क्या बात है इसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, ट्रोपोस्फियर अक्षोभ मंडल जो है, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्र पे 14 से 16 नहीं बल्कि आप 18 किलोमीटर याद रखो इसको। ठीक है, 18 किलोमीटर है होती है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक सौर यानी सोलर जो हीट है वो ज्यादा प्राप्त होती है, इंसोलेशन ज्यादा होता है, कहां पर, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। और इसी कारण जो है यहाँ पर वायु जो होता है, ये एयर जो आपकी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में अक्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने लगती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वायु ठंडी होकर अवतरित हो जाती है, यानी अवतरित होना का मतलब डिसेंडिंग हो जाती है, जिससे अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपका ट्रोपोस्फियर जो है उसमें वायु की सांद्रता सर्वाधिक होती है। सांद्रता मतलब क्या है कि जो डेंसिटी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वायु की जो एयर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, वो आपकी ट्रोपोस्फियर में होती है। उसके बाद ऊपर जाओगे तो गैसेस का जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस के वो बहुत पास पास है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दूर दूर जाते जाएंगे, इसलिए तो आपको एक ऑक्सीजन ढूंढ के जो है ऊपर से इधर नाक में डालना पड़ेगा, अगर ज्यादा हाइट पे चले गए तो तब जाके सांस आएगा, पता लगा। इसलिए ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर है, तो इसलिए
ऐसे ऐसे ढूंढ के इधर से ले आओ नाक में, इधर से ले आओ नाक में, फिर ऑक्सीजन से सांस आ रहा है पता लगा। तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो इतना दूर दूर से। तो कहने का मतलब है वहां पर एयर का डेंसिटी कम होता जाता है, तो कम होता जाएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगी। दिस इज द रीजन, राइट। तो इसलिए जो है जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल से ऊपर जाओगे तो वहां पर आपका टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप बात को अच्छे से, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है आपका, इस परत में सभी मौसमी परिघटनाएं, यानी ये क्वेश्चन है सीधे के सीधे, सभी वायुमंडल संबंधित सभी घटनाएं जो है वो कौन सी लेयर में होती है, तो आपकी ट्रोपोस्फियर पहली लेयर में होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर एक निश्चित दर में तापमान कम होता है। इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तापमान घटता जाता है, लेकिन किस दर से घटता है तापमान, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है आपका टेम्परेचर घटता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो है वो आपका तापमान वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो घटता है, ठीक है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर एक निश्चित दर से तापमान कम होता है, जिसे सामान्य सामान्य पतन दर या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक हाइट पे जाते रहेंगे तो तापमान आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यू मस्ट नो। इस दर के अनुसार 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फियर तथा स्ट्रेटोस्फियर के बीच एक संक्रमण परत है जिसे अक्षोभ सीमा, यानी जहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म होगा और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगा, तो वहां पर जो बीच का लाइन है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपोज, अक्षोभ सीमा कहते हैं। तो यही बात बता रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ये नाम आपको ही पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ा करो ज्यादा, मालूम होना चाहिए सारा, क्या हिंदी क्या इंग्लिश पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल है, ट्रोपोस्फियर अक्षोभ मंडल है। तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर क्या है, यह परत अक्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ये परत किधर है, 18 किलोमीटर पे जहां ट्रोपोस्फियर खत्म हुआ, उसके ऊपर जो 50 किलोमीटर तक क्या आपका स्ट्रेटोस्फियर है, मैंने डायग्राम में पहले ही दिखा दिया था, ठीक। इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसी कारण जो है जेट विमान, जेट उड़ाने के लिए दे दो किसी को, सीधा लेके जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि उधर जाने के बाद जो है वो आपका बहुत ही ना के बराबर डिस्टरबेंस है, राइट। तो इसके लिए जो है ऐसा किया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या, इस परत में जो है 20 से 40 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। परत ओजोन परत जो है वो कितना के बीच में पाई जाती है, 20 से 40 किलोमीटर के बीच में इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक पाई जाती है, यानी मैक्सिमम जो है जो डेंसिटी है वो एक तरह से आपकी ओजोन की वो 25 किलोमीटर पे है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, क्योंकि ओजोन लेयर जो उसका अवशोषण कर लेती है। इस तरह की बातें मालूम है तुम लोगों को सारी की सारी, फिर भी एक बार पॉज करके पढ़ते रहना, साथ के साथ रिवाइज कर लो, पॉज कर लिया करो बीच में वीडियो को, ठीक है। अतः इस परत को पृथ्वी की सुरक्षा परत कहते हैं। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण इस परत में उष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। ये अवशोषण करती है किसका, जो आपकी पराबैंगनी विकिरणें हैं जो सूर्य से आ रही है, उनका जो है ये क्या करती है, उनको उनका जो आपकी एब्जॉर्ब करती है, उनके एब्जॉर्ब करने के कारण जो यहाँ से हीट रिलीज होती है, जिस कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है जो आती है उनको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, जिस कारण इसमें जो है हीट रिलीज होती है, और इस कारण जो है ऊंचाई पर जैसे जैसे आप जाते हो तो तापमान बढ़ता जाता है, ये वाली बात इसलिए। समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बीच समताप सीमा स्थित है। समताप सीमा कहाँ स्थित है, समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। इस पर 50 से 80 किलोमीटर होता है मीजोस्फीयर, ठीक। इसमें परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, ये भी याद रखना है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, मिनिमम जो है टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ये वाली बात देखो इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस परत में उल्का पिंड मीटियोर्स जो है वो जलने लगते हैं। उसके अलावा मध्य मंडल तथा तापमंडल के बीच मध्य सीमा मीजोस्पोज आ जाता है। ये वाली बात सिंपल सिंपल सारी की सारी ये मीजोस्फीयर के बारे में याद रखो। देन आपका तापमंडल, तापमंडल आ गया। थर्मोस्फियर, तापमंडल क्या है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ हो जाती है और आगे चलती रहती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ते रहता है, तभी तो थर्मोस्फियर नाम है ना। इस परत को दो परतों में, एक आयनोस्फियर, एक क्या नाम है इसका थर्मोस्फियर का, एक तो थर्मोस्फियर की दो है, एक आइनोस्फियर और दूसरा एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है।
आइनोस्फीयर क्या है, 80 से 640 किलोमीटर या 400 किलोमीटर लिखा होगा कई बुक्स के बीच में, पाई जाती है। इस परत में अवशोषित कण जो है पाए जाते हैं। इस परत में जो आवेशित कण कौन, आयोनाइज्ड पार्टिकल। इस परत में क्या पाए जाते हैं आपको, आयोनाइज्ड पार्टिकल पाए जाते हैं। और इसी से जो है रेडियो कम्युनिकेशन अर्थ पे संभव है। ये वाली बात आपको बहुत ढंग से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आयोनाइज्ड पार्टिकल है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो है रेडियो जो आपकी कम्युनिकेशन है अर्थ पे, इसी के कारण ही संभव हो पाता है, नहीं तो ना हो पाता। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। रेडियो तरंगों की सहायता से पृथ्वी से इस परत का उपयोग दूर संचार सेवाओं के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। आवेशित कण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर सूर्य से, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या है, आवेशित कण जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में के ऊपर सूर्य से आने वाले आवेशित कणों को, जो सन से आ रहे हैं जो पार्टिकल्स, उनके साथ में रिएक्ट करते हैं और जिससे फोटोन का उत्सर्जन होता है, फोटोन रिलीज होता है। और इन फोटोन के कारण जो है ध्रुवीय प्रकाश यानी आपका पोलर लाइट्स जो है वो आपकी निर्माण होता है। जैसे कि आप देखोगे रंग बिरंगे जो है अरोरा बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। अरोरा है क्या एक्चुअल में, एक आप देखोगे ऑरोरा, ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वाली, एक आपका उत्तरी ध्रुव पे बनता है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। जो नदन हेमिस्फीयर में होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी ध्रुव में होता है उसको क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है और ऑरोरा बोरियोलिस जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर पे होता है। ऑस्ट्रेलिया भी तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिस किधर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। बोरियोलिस अपने आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। ये वर्ड आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज करता है बच्चे को, रिमेंबर इट, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है आपका, आवेशित कणों की क्रियाओं के कारण इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। बहिर्मंडल के बारे में क्या है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ हो जाता है। वायु की सांद्रता इस परत में सबसे कम होती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, जो लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय दाब क्या है, यानी एयर प्रेशर क्या है। तो एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर जो है वो आपका क्या है, एयर प्रेशर जो है, जो पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा जो पृथ्वी के सरफेस पर प्रेशर लगता है एयर का, दैट इज कॉल्ड द एयर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसको, वायुमंडलीय दाब कह देते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, इकाई मिलीबार होती है। और जो नॉर्मल जो है वो कितना है आपका, 1013 MB जो है वो आपका होता है नॉर्मल। जो आपका एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1013 MB के होता है। कुछ पॉइंट भी होता है, देख लेना वो। तापमान बढ़ने पर दाब कम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने पर भी वायु की सांद्रता कम होने के कारण दाब कम हो जाता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, दाब कम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने पर भी वायु की सांद्रता कम हो जाती है। कैसे, जैसे कि कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो वहां पर लो प्रेशर हो जाता है, यानी दाब कम हो जाता है। वैसे ही जैसे हाइट पे जाओगे तो एयर जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम लगेगा ना। एयर की डेंसिटी कम होगी तो एयर का प्रेशर भी कम लगेगा आप पर, तो इसलिए दाब कम हो जाएगा हाइट पे जाने से। दिस इज द रीजन, कहते हैं कि हाइट पे जाने से भी प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी दो स्थानों पर पाए जाने वाले दाब में अंतर को क्या कहते हैं, प्रेशर डिफरेंशियल कहते हैं। ये सब बातें तो इंपॉर्टेंट नहीं है कोई ज्यादा खास। दाब प्रवणता के कारण जो है दाब प्रवणता का बल मिलता है जो पवनों की गति करवाने में, सब छोड़ दो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पवने हमेशा क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब चलती है हमेशा हवा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। आगे हम लोग प्रेशर बेल्ट वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक वो शुरू हो जाएंगे, जिनमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए जो है इतना ही, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको इतना ही पढ़ना था। प्रेशर बेल्ट के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक रिवीजन मोड में रहिए, बढ़िया ढंग से पढ़ते रहिएगा चीजों को, पिछली वालों को रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, जुटे रहो। ठीक है, MCQs वगैरह लगाते रहा करो। ठीक है, आराम से नहीं बैठना है 20 दिन, थोड़ा सा स्पीड में रखो चीजों को। ओके, so see you in the next class. Thank you so much. Bye bye.